नमस्कार, एबीसी न्यूज के इस खास प्रोग्राम हेल्थ ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। हेल्थ ऑनलाइन में हम हर हफ्ते आपसे मुलाकात कराते हैं किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से और जानते हैं बीमारियों की वजह और उनके समाधान के बारे में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रॉवी हॉस्पिटल से कंसल्टेंट सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट मोनिका सचदेव, जिनसे हम जानेंगे आईवीएफ यानी कि टेस्ट ट्यूब के बारे में। आपको ये भी बता दें कि इस बार हमारा ये खास प्रोग्राम उन कपल के लिए है जो लाख प्रयास के बाद भी संतान सुख से वंचित रह जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो डॉक्टर साहब, अब हम बात करेंगे आईवीएफ के बारे में। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो संतान सुख से वंचित रह जाते हैं, लेकिन वो आईवीएफ के बारे में नहीं जानते हैं। तो हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आईवीएफ क्या है और इसके जो ट्रीटमेंट की प्रक्रिया है वो कैसे है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोनिका सचदेवा, मेडिकल डायरेक्टर प्रावी आईवीएफ एंड फर्टिलिटी सेंटर कानपुर। मैं आज ये बहुत अच्छा मौका है मेरे लिए बताने के लिए कि आईवीएफ क्या है और आईवीएफ निसंतान दंपति के लिए क्या महत्व रखता है। आज के समय में जब भारतवर्ष में हर 6 में से एक परिवार में निसंतानता की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रॉब्लम कितनी ज्यादा बड़ी है। और आने वाले फ्यूचर में जैसे कि टोटल फर्टिलिटी रेट इंडिया का 2 के आसपास टच कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम सच में बहुत सीरियस होने वाली है। इसको देखते हुए आईवीएफ से ज्यादा सक्सेस रेट साइंस में और किसी इलाज में नहीं है। दंपति को निसंतानता से सबसे जल्दी छुटकारा मिलने का समाधान आईवीएफ ही है। आईवीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, अर्थात अंडे और शुक्राणु का लैब में निषेचन करना। आईवीएफ की तकनीक एक एडवांस साइंटिफिक टेक्निक है। इसमें हम जो वुमेन है, लेडी है, उसको हम हार्मोनल इंजेक्शन दे करके उसके ओवरीज के फॉलिकल्स को डेवलप करते हैं। लगभग 10 से 12 दिन के अंतराल में फॉलिकल्स अच्छे डेवलप हो जाते हैं और फिर हम वेजाइनली अल्ट्रासाउंड के माध्यम से एक नीडल के द्वारा उन फॉलिकल्स के लिक्विड को एस्पिरेट करके लैब में अपने एम्ब्रियोलॉजिस्ट को हम देते हैं। और उसके बाद 2 घंटे बाद हस्बैंड का स्पर्म कलेक्ट होने के बाद 2 घंटे बाद एम्ब्रियो ओसाइट का जो क्यूमुलस है उसको हटा करके एग में स्पर्म को इंजेक्ट करके हम एम्ब्रियोज का फर्टिलाइजेशन का प्रयास करते हैं। और फिर 3 दिन बाद या 5 डेज बाद उन एम्ब्रियोज को हम लेडी के यूट्रस के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। आईवीएफ के 4 फायदे हैं। पहला फायदा, साइंस में इससे बढ़िया रिजल्ट किसी भी और ट्रीटमेंट में नहीं है। सेकेंड फायदा, इट्स अ डे केयर प्रोसीजर। ये डे केयर प्रोसीजर, हॉस्पिटल में एडमिट होने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा फायदा कि हमारे एक्स्ट्रा अगर एम्ब्रियोज बन जाते हैं तो हमारे लिए वो बैकअप की तरह फ्रीज होकर के बैंक में हमारे पास स्टोर हो जाते हैं। मतलब हमारे पास बैकअप के लिए भी साइकिल जनरेट हो जाती है। और चौथा फायदा, बॉडी में कोई कट या चीरा नहीं लगता है। ये वेजाइनली काम होता है और इसके लिए हॉस्पिटल एडमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। मैम, जैसे आपने एम्ब्रियोज की बात की कि ज्यादा हो जाते हैं तो उसको हम फ्रीज कर देते हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि एम्ब्रियोज अगर फ्रीज हो जाते हैं तो उससे क्या गर्भधारण हो सकता है दोबारा? बिल्कुल, एम्ब्रियो फ्रीजिंग विट्रिफिकेशन बहुत ही एडवांस टेक्निक है। इसमें हम एम्ब्रियोज को डे 3 या डे 5 डेवलपमेंट स्टेज पे फ्रीज कर देते हैं और जब हम उसको वापस नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आते हैं तो वो वैसा ही होता है, बल्कि थोड़ा सा और डेवलपमेंट दिखाता है। तो जो एम्ब्रियो जो नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री से लेकर -196 पे गया, फ्रीज हुआ, वापस 37 पे आया और वहां पे उसने ग्रोथ दिखाई, ऑटोमेटिकली वो स्ट्रॉन्गर एम्ब्रियो हो जाता है। इसलिए सक्सेस के चांसेस ज्यादा होते हैं। जी मैम, जैसे आपने आईवीएफ के बारे में विस्तार से बताया कि बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो इसके बारे में नहीं जानती थी, आपने उनको इस बात की जानकारी दी। ये भी जानना चाहेंगे कि इस आईवीएफ ट्रीटमेंट की कोई एक एज लिमिट होती है? किस एज में करवाना चाहिए? एज ज़्यादा हो जाती है उसमें प्रॉब्लम आती है, कोई एज लिमिट रखी गई है कि आईवीएफ का ट्रीटमेंट लेंगी तो आसानी से वो गर्भधारण कर सकते हैं? आईसीएमआर गाइडलाइंस, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की गाइडलाइंस और एआरटी बिल के अनुसार 50 इयर्स की एज लिमिट इंडिया में तय की गई है और मुझे लगता है ये बिल्कुल सही है। बिकॉज जितनी एडवांस एज होगी उतने में प्रेगनेंसी कैरी करना एक लेडी के लिए काफी कष्टकारी हो सकता है।
तो 25 से लेकर 50 की एज लिमिट है। मैं पर्सनली 45 के बाद अलाउ नहीं करना चाहती पेशेंट्स को, बिकॉज प्रेगनेंसी अपने आप में बहुत रिस्की हो जाती है। आईवीएफ रिस्की नहीं है, प्रेगनेंसी का ही करना रिस्की हो जाता है। मैम जानना चाहेंगे क्या सिंगल एम्ब्रियो से ट्रांसफर से प्रेगनेंसी की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है? बिल्कुल, सिंगल एम्ब्रियो और पर्टिकुलरली वो डे 5 ब्लास्टोसिस्ट अगर एम्ब्रियो है तो उससे संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। प्लस जो एक डर है कि कहीं आईवीएफ में मल्टीपल प्रेगनेंसी ट्विंस तो नहीं होंगे, वो चांसेस कम हो जाते हैं। जैसे बात करें आईवीएफ की, जो महिलाएं आईवीएफ का ट्रीटमेंट ले रही तो उनको उन महिलाओं को कितने दिनों में डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए? क्या गैप होता है? अगर वो ट्रीटमेंट करा रही है तो कितने दिन में उनको डॉक्टर के पास जाना होता है ट्रीटमेंट के लिए? देखिए, आईवीएफ एक बहुत ही पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट है। एक टेलर मेड अप्रोच होनी चाहिए। जिस महिला को जैसा आईवीएफ साइकिल सूट करेगा, जैसा प्रोटोकॉल सूट करेगा, वो उसका डॉक्टर डिसाइड करता है। जनरली मैं पेशेंट को एक साइकिल पहले, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल पहले मैं पेशेंट को देखना चाहती हूँ। उसको मैं एग्जामिन करती हूँ, उसके यूट्रस को स्टडी करते हैं, उसके ओवरीज को स्टडी करते हैं, उसके और हार्मोनल फैक्टर्स को स्टडी किया जाता है और फिर ट्रीटमेंट प्लान बना करके हम उनको आईवीएफ स्टिमुलेशन के दौरान बुलाते हैं। जो आईवीएफ स्टिमुलेशन का टाइम होता है, उन 10 दिनों में हमें पेशेंट को 4 से 5 बार या 6 बार भी देखना पड़ सकता है, लेकिन उसके आगे पीछे पेशेंट को बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली देखने की जरूरत हमें नहीं होती है। मैम हम बात करें एग रिट्रीवल की, तो इसकी प्रक्रिया क्या है? क्या इसमें दर्द ज्यादा बढ़ जाता है? एग रिट्रीवल एक नॉन इन्वेसिव प्रक्रिया है। इसमें हम वेजाइनली नीडल से एस्पिरेट करते हैं, तो बॉडी में कोई कट और कोई चीरा नहीं है, लेकिन हाँ पेनफुल होता है। इसलिए पेशेंट को माइल्ड सेडेशन देकर के हम 15 मिनट के लिए सुला देते हैं और हार्डली 15 से 20 मिनट का मैक्सिमम ये प्रोसीजर होता है और पेशेंट इसमें इजिली इसको टॉलरेट कर लेता है। बाद में कोई ज्यादा पेन नहीं होता। पेशेंट शाम को अपने घर चले जाते हैं और अगले दिन से अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज, ऑफिस जाना, स्कूल जाना, सब कुछ शुरू कर सकते हैं। तो एग रिट्रीवल की जो प्रक्रिया, इसमें मिनिमम समय कितना लगता है? मिनिमम इज लाइक 5 to 10 मिनट्स, मैक्सिमम 20-25 मिनट, इससे ज्यादा नहीं होता। मैम हम ये भी जानना चाहेंगे कि आईवीएफ ट्रीटमेंट के द्वारा दी जाने वाली मेडिसिन जो होती है, उसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं? आईवीएफ का एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है सोसाइटी में, वो ये कि आईवीएफ के इंजेक्शन से कहीं बहुत बड़ लेडी को नुकसान हो जाएगा, उसके शरीर को नुकसान पहुंच जाएगा और बहुत ही नेगेटिव सोच होती है आईवीएफ के इंजेक्शन को लेके। बट आईवीएफ के इंजेक्शन वही हॉर्मोन्स है जो हमारी बॉडी के अंदर है, वही हम थोड़े से एक्स्ट्रा बाहर से देते हैं। जो हमारी बॉडी के अंदर के हॉर्मोन्स है वो एक फॉलिकल बनने के लिए सफिशिएंट होता है, लेकिन हमें आईवीएफ में कंट्रोल्ड ओवेरियन स्टिमुलेशन के द्वारा कम से कम 10 से 12 हमें फॉलिकल्स अच्छे चाहिए होते हैं, तो वही हार्मोन्स हम बाहर से देते हैं। उस दौरान, इंजेक्शंस के दौरान थोड़ा सा गैस बनना, कॉन्स्टिपेशन होना, लेग में क्रैम्प्स होना, हेडेक होना और ब्रेस्ट में पेन होना स्वाभाविक है, लेकिन जैसे इंजेक्शंस खत्म होते हैं, एग रिट्रीवल होता है, इस सिम्टम्स में आराम मिल जाता है। लॉन्ग टर्म कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। मैम हम ये भी जानना चाहेंगे, जो आईवीएफ ट्रीटमेंट जो महिलाएं लेती हैं, क्या जैसे नॉर्मल एक प्रेगनेंसी का टाइम होता है तो वो उनको कुछ डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं एक्सरसाइज व्यायाम के लिए, तो क्या जो आईवीएफ का ट्रीटमेंट जो महिलाएं लेती हैं, क्या वो व्यायाम या एक्सरसाइज वगैरह कुछ ऐसे कर सकती हैं? आईवीएफ ट्रीटमेंट के दौरान जो 10 डेज के इंजेक्शन लगते हैं, इनिशियली 4-5 डेज तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जैसे 5 डेज निकलते हैं ओवरीज का साइज बढ़ने लग जाता है, तो हम पेशेंट्स को एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस और हैवी वेट लिफ्टिंग अवॉइड करते हैं, लेकिन वो वॉक अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। जो वर्किंग लेडी है, अगर हम बात करें जो कोई भी छुट्टी लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ एग पिकअप के दिन बस छुट्टी लेनी है। अगर वो ट्रैवल वगैरह करना चाहती हैं तो पॉसिबल हो सकता है कोई इसमें? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल अगर जर्क्स है तो दिक्कत हो सकती है, बिकॉज ओवरीज का साइज बड़ा, उनको पेन हो सकता है, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, इन सिटी ट्रैवल और वर्क फ्रॉम होम, एवरीथिंग कैन बी डन, कोई मनाही नहीं है उसमें। मैम ये भी जानना चाहेंगी कि जो आईवीएफ का ट्रीटमेंट जो महिलाएं ले रही हैं, उनके खान पान के लिए कुछ अलग से आप लोग एडवाइस करते हैं कि जो नॉर्मल एक डिलीवरी जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है उनके खाने पीने का अलग होता है, जो आईवीएफ का ट्रीटमेंट ले रही है उनके लिए अलग से एडवाइस करती हैं खान पान के लिए? ड्यूरिंग आईवीएफ स्टिमुलेशन, जब आईवीएफ के इंजेक्शंस लग रहे होते हैं तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि अपना लिक्विड इंटेक अच्छा रखना है, मतलब 4 to 5 लीटर्स ऑफ लिक्विड इंटेक उनको रखना है, हाई प्रोटीन डाइट लेनी है और इसके अलावा जितना हो सके हेल्दी फूड खाना है, हाइजीनिक फूड खाना है, आउटसाइड फूड अवॉइड करना है ताकि कोई इन्फेक्शन उनको ना हो। अब जैसे ही प्रेगनेंसी आती है, आईवीएफ प्रेगनेंसी इज एज गुड एज नॉर्मल प्रेगनेंसी,
तो जितना नॉर्मल प्रेगनेंसी में जो भी डाइटरी प्रिकॉशंस हैं और जो डाइट में हमें इजाफा करना है, सेम आईवीएफ के लिए है। आईवीएफ के बाद गर्भावस्था के शुरुआती लक्षण क्या होता है, कैसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये महिला गर्भवती हो चुकी है? देखिए, सबसे कंफर्मेटरी तो एक ब्लड टेस्ट होता है सीरम बीटा एचसीजी के नाम का, लेकिन कई बार कुछ पेशेंट्स को सीरम बीटा एचसीजी टेस्ट हम जो 14 डेज के बाद करवाते हैं, उसके पहले 10th डे से ही किसी को वॉमिटिंग का सेंसेशन, नॉजिया और इंक्रीज यूरिनरी फ्रीक्वेंसी और कभी कभी वजाइनल डिस्चार्ज हैवी होना, कभी कभी लाइट स्पॉटिंग होना, ये सब होना उनको शुरू हो जाता है। तो पेशेंट्स के सिम्टम से भी हमें अंदाजा लग जाता है कि हमारा आईवीएफ सक्सेसफुल हो गया है। मैम, हम बात करें अगर जैसे ये आईवीएफ के बाद जो गर्भावस्था होती है, नॉर्मली जो लेडीज प्रेग्नेंट होती तो आजकल किट है ऐसी कि घर में ही वो प्रेगनेंसी किट के द्वारा जान जाती हैं कि वो पॉजिटिव है निगेटिव। तो जो आईवीएफ का ट्रीटमेंट ले रही हैं तो वो क्या उसी किट के थ्रू अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्यों नहीं? सेम? बिल्कुल, प्रेगनेंसी एक बार एम्ब्रियो इम्प्लांट हो गया तो वो नॉर्मल प्रेगनेंसी ही है। आईवीएफ इज एज गुड एज नॉर्मल प्रेगनेंसी। तो मैम, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आईवीएफ ट्रीटमेंट के गर्भधारण में ब्लीडिंग होना क्या संभव है? हाँ, ब्लीडिंग के जो हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं, ये होता है कई बार एम्ब्रियो ट्रांसफर के 10 से लेकर 14 डे के बीच में पेशेंट कंप्लेन करते हैं, मैडम थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई फिर बंद हो गई, तो हम लोग खुश भी हो जाते हैं कि लगता है पेशेंट पॉजिटिव होने वाला है। कई बार ऐसा देखा गया है जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनकी मंथली में या कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लीडिंग हल्की फुल्की सी आ जाती है, तो जो ये आईवीएफ का ट्रीटमेंट ले रही हैं इनकी ब्लीडिंग के भी कुछ चांसेस रहते हैं, ज्यादा होना या कम होना, कुछ इस तरीके से? देखिए, अगर प्रेगनेंसी आपकी इम्प्लांट हो गई है तो ब्लीडिंग जो हुई है वो रुकेगी और आपकी प्रेगनेंसी आगे चलेगी अगर वो हेल्दी वे में ग्रो कर रही है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी इम्प्लांट नहीं हुई है तो नॉर्मल मेंसेस आईवीएफ के पेशेंट्स को भी आएंगे जैसे नॉर्मल लोगों को आते हैं। कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो सोचती है आईवीएफ का ट्रीटमेंट अगर ले रहे हैं तो जुड़वा बच्चे हों, तो इसमें क्या ऐसे चांसेस होते हैं कि अगर वो जुड़वा बच्चे चाहती हैं तो जुड़वा बच्चे होने के चांसेस ज्यादा हैं? नहीं, कम होते हैं जुड़वा बच्चे के चांसेस। सिंगल प्रेगनेंसी के चांसेस अच्छे होते हैं, 45 to 50% चांस होते हैं कि हम सिंगल प्रेगनेंसी हमारी सक्सेसफुल हो जाएगी। जुड़वा बच्चे होने के चांसेस लेस देन 20% होते हैं। आईसीएमआर गाइडलाइंस हमको 3 एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए अलाउ करती है, कई बार 3 एम्ब्रियो ट्रांसफर भी होते हैं और ट्रिपलेट्स के चांसेस लेस देन 1% होते हैं। मैम, बहुत सी ऐसी फैमिली हैं जो सोचती हैं कि आईवीएफ का जो ट्रीटमेंट है काफ़ी महंगा होता है, वो कराने में सक्षम नहीं है, तो हम जानना चाहेंगे कि ऐसे दर्शक हैं जो देख रहे होंगे, तो ये हम जानना चाहेंगे आप उनको बताएं कि इससे पूरे ट्रीटमेंट में कितना खर्चा आ जाता है? देखिए, आईवीएफ ट्रीटमेंट को मैं 4 भागों में डिवाइड करती हूँ। सबसे पहले हमने इंजेक्शंस लगाए और एग्स को डेवलप किया। जो ये इंजेक्शंस हैं अब ये अलग अलग क्वालिटी के होते हैं, कुछ तो हॉर्स के सीरम से बने होते हैं, और कुछ रिकॉम्बिनेंट जीन टेक्नोलॉजी से बने होते हैं। ऑटोमेटिकली जो रिकॉम्बिनेंट जीन टेक्नोलॉजी से बने वो ज़्यादा सुपीरियर। इंजेक्शंस का अपना एक कॉस्ट होता है, हॉर्मोनल इंजेक्शन थोड़े से महंगे आते हैं और इन साइकिल में लगभग 40 to 50,000 तक के इंजेक्शंस का कॉस्ट आता है। फिर आता है आईवीएफ प्रोसीजर, ओवम पिकअप और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन, इक्सी की नीडल्स और फिर एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो ये 4 भागों में हम इनको डिवाइड करते हैं। इंजेक्शंस का कॉस्ट 30-40,000, ओवम पिकअप एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर और इक्सी सबका कॉस्ट मिला के 85,000 के आसपास। तो मोटा मोटी अगर मान के चलते हैं हम लोग का टोटल आईवीएफ का कॉस्ट 1.4 से 1.5 लाख एक साइकिल का हो जाता है। इस ट्रीटमेंट के बाद, बच्चा होने के बाद भी कोई प्रक्रिया जारी रहती है कि इसके बाद मेडिसिन लेना है, बच्चे को अलग से ट्रीट करना है? बच्चे को कोई अलग से ट्रीट नहीं करना। फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए हमें थोड़ा सा एडिशनल सपोर्ट देना चाहिए और वो हम देंगे भी। सपोज किसी के 5 साल 10 साल बाद बच्चा हो रहा है तो वो एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी ऑटोमेटिकली हो जाती है, तो हम कुछ प्रोजेस्टेरॉन का सपोर्ट एक्स्ट्रा देते हैं फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए। फिर उसके बाद ग्रेजुअली हम सपोर्ट को विड्रॉ कर देते हैं और 5th मंथ के बाद आई थिंक सिर्फ आयरन कैल्शियम की गोलियां जो कि हम किसी भी हेल्थ सेंटर से जाके ले सकते हैं। बट हाँ, पेशेंट ओवर एंशियस होते हैं, वो आपके पास ही आना चाहते हैं, आपसे ही ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं थ्रू आउट, तो वो आपसे ट्रीटमेंट लेते रहते हैं। मैम, कई बार ऐसा होता है कि ये जो ट्रीटमेंट ले रही होती है सक्सेस नहीं होता है, कभी कभी ऐसा होता है फेल हो जाता है, तो क्या वो दोबारा ये ट्रीटमेंट ले सकती है, और अगर ले सकती है तो इसमें कितना गैप होना चाहिए? बिल्कुल ले सकती है। आईवीएफ का ट्रीटमेंट डेफिनेटली ऐसा नहीं कि 100% पहली बार में सक्सेसफुल हो जाएगा, बट अगर हमारी पहली आईवीएफ साइकिल फेल हुई है तो और आपकी डॉक्टर और आप बैठ के इसको एनालाइज कर सकते हो कि फेलियर क्यों हुआ, है ना।
क्या दिक्कत थी, कहीं एग में प्रॉब्लम थी, कहीं स्पर्म में प्रॉब्लम थी, कहीं एम्ब्रियो में प्रॉब्लम थी, कहीं यूट्रस में प्रॉब्लम थी, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने ट्रीटमेंट को आगे मॉडिफाई या रेक्टिफाई कर सकते हैं। आईवीएफ साइकिल अगर फेल हुआ है और दूसरी आईवी साइकिल पे जाना है तो एटलीस्ट 1 मंथ का गैप होना चाहिए, ताकि आपके जो प्रीवियस हार्मोन्स है ये अच्छे से वॉश हो जाए बॉडी से और फिर आप आईवीएफ के लिए आगे बढ़ो। मैम जैसे आपने पीरियड हार्मोन्स की बात की, तो कई बार ऐसा होता है महिलाएं जैसे थायराइड होती, थायराइड की जो लेडी होती है उनमें अक्सर इस पीरियड्स को लेकर प्रॉब्लम आती है कि मंथली उनका नहीं होता है, क्लियर नहीं होता है, तो क्या उनके लिए पॉसिबल है जिनका मंथली पीरियड क्लियर नहीं है आईवीएफ ट्रीटमेंट? बिल्कुल, बल्कि जिनको मेनोपॉज हो गया है वो भी आईवीएफ के द्वारा प्रेग्नेंट हो सकती है। जो लोग थायराइड से ग्रसित है, अगर वो लेना चाहें तो उनके लिए आप थायराइड की भी मेडिसिन चल रही है, आईवीएफ की भी चल रही है, तो इससे बच्चे पे कोई प्रभाव पड़ता है क्या? हाँ, थायराइड की मेडिकेशंस जो है उसका फ्रीक्वेंट थायराइड लेवल्स का फ्रीक्वेंट चेकअप होता रहता है आईवीएफ के साइकिल के दौरान, और जब आईवीएफ प्रेगनेंसी आती है उसके दौरान। अगर आईवीएफ प्रेगनेंसी जैसे ही आती है हम लोग को ये देखना होता है कि कहीं थायराइड लेवल बढ़ तो नहीं रहा। अगर बढ़ रहा है तो हम उसकी डोज बढ़ाते हैं, बिकॉज हाइपोथायराइडिज्म बच्चे को अफेक्ट कर सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि जिस बीच प्रेगनेंसी का ये ट्रीटमेंट करा रहे हो और लेडी अगर प्रेग्नेंट हो जाती तो थायराइड की मेडिसिन को प्रॉपर बंद कर दिया जाए, अगर ऐसा हो तो इससे कोई साइड इफेक्ट होता है? बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि आईवीएफ में एग परफॉर्मेंस में सक्सेस रेट बढ़ती है अगर हम थायराइड की मेडिकेशंस कंटिन्यू रखते हैं तो। मैम इस ट्रीटमेंट में क्या बच्चे के लिंग का पता लगाया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं पता लग सकता। ऐसी कोई तकनीक इस ट्रीटमेंट में नहीं है जिससे बच्चे के लिंग का पता चल सकता है। जी बिल्कुल नहीं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि सोचते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी, क्योंकि मानसिकता आजकल लोगों की ये है कि नहीं लड़का हो जाए, ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो इसके लिए कुछ ऐसा विकल्प नहीं है कि? बिल्कुल नहीं, कोई ऐसा विकल्प नहीं। मैम हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो महिलाएं मोटापे से ग्रसित होती हैं, नॉर्मली वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती हैं, तो उनके लिए क्या आप एडवाइस करेंगी? मोटापे से ग्रसित होती उनके लिए क्या कुछ अलग से मेडिसिन या अलग से एडवाइस आप लोग करते हैं? देखिए, अगर हमारे पास कोई ओबीस महिला आती है आईवीएफ के ट्रीटमेंट के लिए, हम सबसे पहले उसको बोलते हैं कि भाई अपने बीएमआई को ठीक करो, अपने बॉडी मास इंडेक्स को ठीक करो। उसके लिए हम डाइटिशियन कंसल्ट लेते हैं, एक्सरसाइजेस बताते हैं। भले 2 से 3 महीने लग जाएं, 6 महीने लग जाएं, बट उसको एक करेक्ट बीएमआई में आना होगा। नहीं तो एटलीस्ट अपना 10% वेट लॉस करेगी। अगर वो 10% वेट लॉस कर लेती हैं तो हमारी सक्सेस रेट में 10% का इजाफा हो जाता है। जब ये बात पेशेंट सुनता है तो सच में इसको सीरियसली वो वेट लॉस करता भी है। मैम ये भी हम जानना चाहेंगे कि जो नॉर्मल डिलीवरी से बच्चे होते हैं और जो आईवीएफ ट्रीटमेंट के द्वारा बच्चे होते हैं, इनमें कोई फर्क होता है? बिल्कुल नहीं। एक बार आईवीएफ के द्वारा प्रेगनेंसी आपकी सफल हो गई, इट इज एज गुड एज नॉर्मल प्रेगनेंसी। बल्कि कई स्टडीज कहती हैं कि आईवीएफ के बच्चे और ब्राइटर होते हैं देन नॉर्मल। मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर आपकी प्रेगनेंसी आईवीएफ से आई है, आप इतने टाइम से निसंतानता से जूझ रहे थे, अब आपका बच्चा आया है, तो आपके अपब्रिंगिंग का तरीका भी और अच्छा हो जाता है। शायद ये रीजन है। अदरवाइज हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट हेल्दी एम्ब्रियो को देखते हैं, उसमें तो हमें पता नहीं चलेगा कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो आई थिंक हमारी अपब्रिंगिंग इतनी सॉलिड हो जाती है कि हमारे बच्चे ऑटोमेटिकली आईवीएफ के बहुत शार्प हो जाते हैं। जी बिल्कुल, हम अपनी इस प्रोग्राम की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल यहाँ पे रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए एबीसी न्यूज। हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं देने वाला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आरनगर कानपुर। हॉस्पिटल की ओर से संचालित चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर और चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग। यहां कुशल निर्देशन में तैयार किया जाता है पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ। अगर आप भी मेडिकल लाइन में पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर बनाना चाहते हैं करियर, तो ज्वाइन करिए चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर, 347 विकास नगर, लखनपुर, कानपुर। चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बसौसी रामाबाई नगर, कानपुर। ना
बिजली की चिंता न सिलबट्टे का झंझट, मात्र 10 मिनट में बने खस्ता कचौड़ियाँ झटपट। गर्मा गर्म कचौड़ियों से करे मेहमानों का स्वागत, स्वाद ऐसा ना भुलाने जैसा। आपके स्वास्थ्य के सजग प्रहरी प्रभाकर कचौड़ी मसाला, सभी दालों सहित संपूर्ण मसाला। धनवंतरी मेडिसिन सेंटर लाया है अब आपके लिए स्पेशल सुविधा। धनवंतरी के भरोसे के छाप के साथ अब आप घर बैठे दवाएं ऑर्डर कर सकते हैं, वो भी उचित डिस्काउंट पर। बस डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप करें 8188858585। स्पेशल केसेस के लिए डॉक्टर का निःशुल्क परामर्श भी। आज ही व्हाट्सएप या कॉल करें 8188858585 पर। खाने में स्वाद जागे, पोषण मिलेगा सबका, सेहत का ध्यान रखे, ये फेवरेट है सबका। खुशबू उड़े निराली, व्यंजन में जान डाले, वाह वाह रे बावर्ची, कहते हैं खाने वाले। बावर्ची वनस्पति और रिफाइंड ऑयल, बावर्ची खिलाइए सबको रिझाइए। पिक्चर देखने चलोगी? ना बाबा, सर और बदन में दर्द है। खेलू अजूबी? अजूबी? दर्द भगाए, आराम पहुंचाए। अजूबी? कमाल की अजूबी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ ऑनलाइन में। तो हम बात कर रहे थे गायनेकोलॉजिस्ट मोनिका सचदेव से, जो आपको आईवीएफ के बारे में जानकारी दे रही थी। मैम, हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी मैम, डॉक्टर मोनिका मैम से बात करनी थी। जी, अपना नाम बताइए। अच्छा मैम, मेरा नाम प्रणीति है, मैं मुरादाबाद से बात कर रही थी। जी जी, आप बात कीजिए। हेलो जी प्रणीति, बताइए। हाँ जी मैम, मेरी एज 35 है। एक्चुअली 2-3 साल से इधर बेबी के लिए ट्राई कर रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड। लेकिन अभी ये कुछ 1 साल से जो ये कोविड वाला चल रहा है, तो इससे हम लोग आईवीएफ का ही सोच रहे थे प्लान करने का, लेकिन इसकी वजह से फैमिली में थोड़ा सा भी सब डरे हैं कि पता नहीं इस टाइम पे आईवीएफ कराना सही रहेगा कि नहीं। तो हम लोग थोड़ा सा ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमारे लिए थोड़ा आप तो एग फ्रीजिंग का प्रोसेस है वो थोड़ा समझा दीजिए कि क्या वो सही रहेगा। हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा। आपकी सोच बहुत अच्छी है प्रणीति जी। एग फ्रीजिंग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अभी जैसे जो महिलाएं हैं जो प्रेगनेंसी डिले करना चाहती हैं बिकॉज उसके करियर में कुछ इश्यूज है या कुछ और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स है कि अभी वो अपनी प्रेगनेंसी नहीं चाहती है, और क्योंकि आज के समय में एग रिजर्व बहुत जल्दी कम होता जा रहा है, इसलिए एग्स फ्रीज करवा लेना आपके लिए बहुत सूझबूझ का हल रहेगा। और इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं होता, कुछ 10 डेज के इंजेक्शंस होते हैं। उसके बाद आपके एग्स को हम रिट्रीव करके आपके नाम से उसको फ्रीज करके सेफली रख देते हैं। जी मैम, और वो एग जो फ्रीजिंग का रहेगा वो कितने टाइम ड्यूरेशन तक हम फ्रीज करा सकते हैं? इसमें जो हमारी आईसीएमआर गाइडलाइंस कहती है कि हम 5 इयर्स तक अपने गैमेट्स को फ्रीज करा के रख सकते हैं। जी जी जी। तो 5 इयर्स के बीच में अगर हम 2 बार ट्राई करना चाहें तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ, डिपेंड करता है आपके कितने oocytes मिले हैं, हमें कितने मैच्योर oocytes मिले हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी कितनी साइकिल्स हो सकती है वो हम आपके एम्ब्रियोलॉजिस्ट आपको बताएंगे जब हम एग फ्रीज करेंगे। जी मैम, तो अभी तो ये प्रोसेस जो 10 डेज आपने बताया कि इंजेक्शन लगा के प्रोसेस कर सकते, तो इसमें अभी कुछ ऐसा डरने की बात नहीं है? ये तो कोविड से इसमें कोई असर नहीं पड़ता? बिल्कुल भी कोविड से कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि कोविड के लास्ट 2 इयर्स से ऐसा हमने देखा है कि पेशेंट्स बहुत जल्दी अवेयर हो गए आईवीएफ के लिए और वो जल्दी प्रेगनेंसी के लिए बढ़ना चाहते हैं, बिकॉज कोविड के टाइम ने ये सिखा दिया है कि जो बेस्ट पॉसिबल है फटाफट कर लो। जी जी, ओके मैम। तो मैम, ये नीति थी जो कोविड को लेके बात करी थी। अगर हम बात करें तो कोविड जैसे इस समय तीसरी लहर आ रही है, कोविड को लेके लोग बहुत ज़्यादा अलर्ट हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, तो ऐसे में जो आईवीएफ का ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं उनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? आईवीएफ के ट्रीटमेंट में हम अपने पेशेंट्स को ये एडवाइस करते हैं कि जो इनिशियल कंसल्टेशन है वो हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ताकि हमारा फिजिकल कॉन्टैक्ट जितना कम से कम हो।
और उनके विजिट्स कितने भी कम से कम हो। फाइनली हम लोग का जो IVF सेंटर है वो इस पे फोकस करता है कि हम लोग फुल कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करें। जब वो आ रहे हैं तो मास्क के बिना इनकी एंट्री अलाउड नहीं होती है, फुल सैनिटाइजेशन और थर्मल स्क्रीनिंग होती है उनकी। और फाइनली फिर उनका सिम्टम्स पर अगर कोई फीवर का सिम्टम नहीं देन ओनली वो हमारे चेम्बर में अलाउड है एंटर करने के लिए। वहाँ भी हमने कोई प्रिकॉशंस ले रखे हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग रहे और कोविड के सारे प्रिकॉशंस लेते हैं। फिर हम उनके इंजेक्शन स्टार्ट करते हैं। IVF के इंजेक्शन स्टार्ट करने से पहले हम उनका RT-PCR जरूर करवाते हैं और उनकी वैक्सीनेशन की हिस्ट्री भी लेते हैं कि वैक्सीनेटेड है कि नहीं है, और उनको इंकरेज भी करते हैं वैक्सीनेशन के लिए, बिकॉज IVF के इंजेक्शन के दौरान भी वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। जी, कई बार ऐसा होता है कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं बाद में वो कोरोना पॉजिटिव आ जाती हैं, तो उनका ट्रीटमेंट कैसे होता है? उनको आइसोलेट होना पड़ता, तो आप उनको घर में एडवाइस करते हैं या हॉस्पिटल में? डिपेंडिंग अपॉन द सिम्टम्स हम लोग जो कोविड पॉजिटिव प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर की तरह से ग्रेड करते हैं। तो उनके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग प्रेफरेबली ऑनलाइन कंसल्टेशन से हमें आइडिया लग जाता है। और इन पेशेंट्स में हम एक्सरे और CT स्कैन अवॉइड करते हैं अनलेस बहुत। मैम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, इससे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। मैडम देखिए बोल रहा हूँ। हाँ जी मैडम, हमारे सामने एक समस्या है। जी, अपनी समस्या बताइए, डॉक्टर साहब आपसे बात करेंगी। कितनी देर में? जी, आप अपनी समस्या बताइए, डॉक्टर साहब सुन रही हैं, आपको सलाह देंगी। क्या है प्रॉब्लम आपकी? समस्या ये 6 साल करीब हो गए शादी के। जी। सारे टेस्ट हमने करा लिए, सारे टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, फिर भी जो अभी तक जो कोई भी जो है पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है। जी सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? सुरेश बढ़िया, पाला, उत्तर प्रदेश। जी बिल्कुल। तो मैम, ये सुरेश जी का सवाल है कि उन्होंने जो भी इनकी रिपोर्ट आई सारी पॉजिटिव आई हैं, इसके बाद भी इनकी वाइफ कंसीव नहीं कर पा रही, तो इसके पीछे इनका रीजन क्या, और क्या ये IVF के लिए रेडी? सुरेश जी नमस्कार, डॉक्टर मोनिका हूँ। आपकी वाइफ की एज क्या है? हेलो। आपकी वाइफ की उम्र कितनी सुरेश जी? शायद इनसे संपर्क हमारा टूट गया, लेकिन हम चाहेंगे कि वो अगर टीवी के माध्यम से देख रहे हैं तो आप उनको एक बार एडवाइस करें। बहुत इंटरेस्टिंग केस हमारे सामने आया है। सुरेश जी, यहाँ से कई दंपति हैं जिनकी सब रिपोर्ट्स परफेक्ट होती है। सीमन काउंट, स्पर्म काउंट अच्छा होता है, वाइफ को रेगुलर मेंसेस आते हैं, उसका एग रिजर्व अच्छा होता है, फैलोपियन ट्यूब्स खुली होती है। तो ये इनको हम 10% पॉपुलेशन ऐसी है जिनको हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में डालते हैं। अब ये जो कैटेगरी है ये कंफ्यूज रहती है कि सब रिपोर्ट्स ठीक है फिर भी कुछ मिराकल क्यों नहीं हो रहा हमारे साथ में। ऐसे केसेस के लिए जरूरी नहीं कि हम सीधे IVF के लिए जाएं। इनमें हम 3 से 4 साइकिल IUI के अटेम्प्ट हम ले सकते हैं, और अगर असफल हो जाए तो फिर हम IVF के लिए आगे बढ़ें। और IVF में भी हमें एक एडवांस टेक्निक है ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, वो हमें इनके लिए करना चाहिए। बिकॉज कई बार ऐसे दंपति में देखा गया है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा होता, तो ICSI उसको कर देता है और रिजल्ट के चांसेस बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। तो आप परेशान मत होइए। और अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के केसेस में अगर आपकी IUI साइकिल्स फेल हो रही है तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए IVF के लिए आगे बढ़ जाइए। तो बिल्कुल सुरेश जी, आपने सुना होगा, आपको डॉक्टर साहब ने सलाह दी, तो बिल्कुल आप IVF का ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं। और आपने अपनी समस्या सुनाई, उन्होंने आपको समाधान दिया। मैम, अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो। नमस्ते मैम। हाँ जी। जी, अपना नाम बताएं। मोहित मिश्रा, बांगरमोहन गाँव से। जी, आप अपना सवाल कीजिए, डॉक्टर साहब सुन रही हैं। मैम, हमारी शादी को 5 वर्ष हो गए। जी मैम, हमें बच्चा होने की दिक्कत हो रही है। जी, तो आप क्या जानना चाहते हैं? मैम, बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, ये संबंधी जानकारी चाह रहे थे डॉक्टर मैडम से। मोहित जी, आपके सारे टेस्ट हो चुके हैं? जी। आपने अपनी और अपनी वाइफ का चेकअप करवाया है किसी? जी मैम, यहाँ स्वास्थ्य केंद्र करवाया था बांगरमोहन में। जी, क्या समस्या बताइए डॉक्टर ने? डॉक्टर ने तो कहा था सब नॉर्मल है, आगे ये बताया था नॉर्मल बता रहे थे डॉक्टर। थोड़े विस्तार में जानना चाहूंगी, आपकी वाइफ के फैलोपियन ट्यूब्स का टेस्ट हुआ है HSG?
मैं डॉक्टर साहब ने किया था, हम डॉक्टर मैडम बैठते उन्होंने किया था, लेकिन आगे कुछ बताया नहीं था उन्होंने क्या क्या किया। आप ऐसा कर सकते हैं, आप हमारा नंबर ले सकते हैं और उस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम अपनी रिपोर्ट्स अपने शेयर कर सकते हैं ताकि हम आपसे ऑनलाइन कंसल्टेशन कर लें। जी जी मैडम। जी, क्योंकि बिना रिपोर्ट्स देखे एक डॉक्टर कुछ भी नहीं बता पाएगा आपको। जी मैडम। तो मैम अक्सर ये समस्याएं आती हैं कि लोगों की शादी के 5 साल 6 साल 7 साल हो जाते हैं, उनको बच्चों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि महिलाएं कंसीव नहीं कर पाती, लेकिन इसमें कहीं कहीं देखा गया पुरुषों का भी एक रीज़न होता है। तो इसके पीछे पुरुषों का क्या रीज़न होता है और बांझपन का मुख्य कारण क्या होता है? बांझपन या निसंतानता या सब फर्टिलिटी के 30% महिला जिम्मेदार होती है, 30% पुरुष जिम्मेदार होता है, 30% दोनों जिम्मेदार होते हैं और बचे 10% अनएक्सप्लेन होते हैं। तो अब आते हैं पुरुषों पे। पुरुषों का बिकॉज ऑफ मेनी टाइम्स 50% इडियोपैथिक, ने कई बार हमारे आजकल का जो वर्किंग स्टाइल है, स्ट्रेस है, लैपटॉप मोबाइल का प्रयोग है, तंबाकू का सेवन है, शराब का सेवन है, इन वजहों से पुरुषों का स्पर्म काउंट कम या फिर नील भी देखा जा रहा है। तो जब स्पर्म काउंट हमारा उपयुक्त मात्रा में नहीं होगा, हमारे एक्टिव स्पर्म्स कम होंगे, तो प्रेगनेंसी आना मुश्किल हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आपका क्या था? मैम यही कि बांझपन कई बार ऐसा होता है शुक्राणु कम हो जाते हैं जैसे आपने बताया, तो उसके लिए उनका अलग से कोई ट्रीटमेंट होता है या सिर्फ एक ही आईवीएफ का? मेडिसिनल ट्रीटमेंट है, बट बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, 19-20 फर्क पड़ता है। अगर आपका काउंट और मोटिलिटी काफी कम है, बेसिकली कुछ रिवाइज WHO गाइडलाइंस के क्राइटेरियाज है कि अगर आपका काउंट 10 मिलियन से कम है और आपके एक्टिव मोटाइज फॉर्म 30% से कम है, तो नेचुरली या मेडिसिन से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होना है, आपको आईवीएफ इक्सी की तरफ आगे बढ़ना ही पड़ेगा। मैम कई बार ऐसा होता है लोग ये आईवीएफ का ट्रीटमेंट करा रहे हैं, इसके बाद भी वो सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। एक बार कराते हैं, 2 बार कराते हैं, लेकिन जो उनको सक्सेस मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। इसके पीछे क्या रीजन है? देखिए, आईवीएफ फेलियर के रीजन या तो एम्ब्रियो में प्रॉब्लम होती है, भ्रूण में, भ्रूण उतना स्ट्रांग नहीं होता, या फिर बच्चेदानी में प्रॉब्लम होती है। तो इसी को एनालाइज किया जाता है और आईवीएफ रिकरेंट आईवीएफ फेलियर की कई बार 30% हमें कुछ प्रॉब्लम पता भी नहीं चल पाती है। इसके बहुत सारे एडवांस टेस्ट आजकल हो गए हैं। आईवीएफ की सक्सेस रेट इम्प्रूव करने के लिए हम लोगों ने Day 3 की जगह Day 5 एम्ब्रियो ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है। कई बार हम हैचिंग का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे एम्ब्रियो और अच्छे इम्प्लांटेशन बढ़ जाए। एम्ब्रियो ग्लू नाम का एक पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा एम्ब्रियो चिपक जाए। हम प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक स्क्रीनिंग का इस्तेमाल करते हैं देखने के लिए कहीं एम्ब्रियो हमारा जेनेटिकली वीक तो नहीं है, इम्प्लांटेशन पावर बढ़ाने के लिए। हम यूट्रस की स्टडी करते हैं हिस्ट्रोस्कोपी नाम के ऑपरेटिव प्रोसीजर से, ताकि उसका करेक्शन हम कर सके, उसको और स्ट्रांग बना सकते। और हम एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी एरे नाम का जेनेटिक टेस्ट करते हैं कि हमारी जेनेटिक इम्प्लांटेशन पावर एम्ब्रियो की कैसी है। तो मल्टीपल टेस्ट हम लोग करते हैं, उनसे हमें पता चल जाता है कि एम्ब्रियो की प्रॉब्लम थी कि यूट्रस की प्रॉब्लम थी। उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट को बताते हैं भाई अब ये आपकी दिक्कत है, इसका ये सॉल्यूशन है। जी, तो आईवीएफ ट्रीटमेंट के बाद लोगों को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए उस दौरान? अगर आईवीएफ एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद हमारा फर्स्ट 48 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज इम्प्लांटेशन एम्ब्रियो चिपकने की संभावना उसी टाइम पे ज्यादा होती है। अब उसके बाद हमें अपने नॉर्मल काम को आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट की हमें कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, नंबर 1। नंबर 2, हमें हेल्दी फूड, घर का हाइजीनिक फूड खाना चाहिए। कोई भी गैस्ट्रिक या फिर वायरल इन्फेक्शन ना ही हो तो अच्छा है। और इसके अलावा मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस कम से कम लेना चाहिए। लेकिन आप अपने काम पे जा सकते हो, आप ट्रैवल भी कर सकते हो और आप अपने रूटीन एक्टिविटीज को कर सकते हो। हाँ, हैवी एब्डोमिनल एक्सरसाइज और हैवी कार्डियो वर्कआउट नहीं करना चाहिए। मैम कई बार ऐसा होता है जो कई पेशेंट ऐसे आते हैं जो आईवीएफ का ट्रीटमेंट लेना चाहती है, उनको कैंसर की भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनको कैसे ट्रीट करते हैं, उनको क्या एडवाइस देते हैं आप लोग? अगर हमें ऐसा संभावना लग रहा है कि किसी लेडी को कैंसर है और उसको आगे कैंसर के ट्रीटमेंट में बढ़ना है, तो उससे पहले हम उन्हें एडवाइस करते हैं कि अपने एग्स को फ्रीज करा लो, या अगर कोई ऐसा मेल पर्सन को प्रॉब्लम है तो अपने सीमन सैंपल को वो फ्रीज करा ले। हमारे पास तो कई एडोलेसेंट बॉयज आते हैं अपने पेरेंट्स के साथ में, जिनको कोई टेस्टिकुलर कैंसर या कोई बोन कैंसर है और वो अपने सीमन को हमारे पास फ्रीज करवा रहे हैं।
तो इससे क्या होता है कि उनके गैमेट्स, उनका एग और स्पर्म हमारे पास फ्रोजन रखा है। कल को वो कैंसर का ट्रीटमेंट ले करके अपना रिमिशन कंप्लीट करके जब वो वापस बच्चे के लिए इच्छुक होंगे तो उनके गैमेट्स हमारे पास है, जिनको हम उनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैम, ऐसा कभी हुआ है कि आपके यहाँ आई हो जो कैंसर से पीड़ित और आईवीएफ का ट्रीटमेंट ले रही हो, तो हम ये भी जानना चाहेंगे, बहुत सी ऐसी लेडीज होंगी जिनके जो संतान सुख नहीं प्राप्त कर पा रही हैं और वो ऐसी समस्याओं से भी ग्रसित हैं, समस्याओं से जूझ रही हैं, तो हम ये चाहेंगे कि उनको आप कुछ ऐसी एडवाइस दें कि बहुत जल्दी परेशान हो जाती बेबी को लेकर, और अगर वो कैंसर पीड़ित महिला है तो उस पर बेबी पे कोई फर्क पड़ता है मेडिसिन से? हाँ, डेफिनेटली अगर आपका रेडियोथेरेपी चल रहा है, अगर आप प्रेग्नेंट हो गए हो तो आपकी रेडियोथेरेपी से और कीमोथेरेपी से बच्चे पे फर्क पड़ सकता है। लेकिन अगर आप नॉन प्रेग्नेंट हो, आपको आईवीएफ का इलाज करवाना है, तो आप पहले अपने एग्स को फ्रीज करवा लो, फिर अपना कैंसर का ट्रीटमेंट कंप्लीट करो और फिर हम बेबी के लिए ट्रांसफर प्लान करेंगे। बिकॉज कई ऐसी दवाइयां होती हैं, कीमोथेरेपी ड्रग्स प्लस रेडियोथेरेपी, जो हम प्रेग्नेंट कैंसर महिलाओं को नहीं दे सकते हैं। बाकी हताश नहीं होने का, अगर कैंसर आपका पता चल रहा है और आपको आगे प्रेगनेंसी प्लान करना है, तो अपने एग्स को या स्पर्म को आप टाइमली अगर फ्रीज करवा लोगे तो बाद में आप उनको यूटिलाइज कर सकते हो। मैम, जैसे वो कैंसर से जूझ रही है, अगर वो सक्सेस हो जाता है उनका ये ट्रीटमेंट और बेबी होता है, तो बेबी को अलग से इसके बाद ट्रीट करना होता है क्या कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं ट्रीट करना होता। आपका कैंसर क्या है, अगर सपोज आपका कोई ऐसा कैंसर है जो आगे जाके बेबी को पास ऑन हो सकता है, तो उसकी काउंसलिंग में पेशेंट को पहले से ही कर दी होती है कि भाई एक कुछ संभावना हो सकती है कि आपके बच्चे को भी ये हो सके, ताकि वो टाइमली उसका डिटेक्ट कर सके और ट्रीटमेंट ले सके। अदरवाइज बेबी उस मदर के कैंसर का या फादर के कैंसर का बच्चे पे कोई असर नहीं होता है। तो कैंसर पीड़ित जो महिला है क्या बच्चे को फीड करा सकती है या हाँ, बच्चे को करा सकती है, बच्चों को फिर बिल्कुल करा सकती है। हाँ, अनलेस वो कोई ऐसी मेडिकेशन राइट नाउ ना ले रही हो जो ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा बच्चे को नुकसान पहुंचा दे। तो जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है, जब उसको लैक्टेट करना होता है या दूध पिलाना होता है, तो उनकी जो मेडिकल हिस्ट्री, ट्रीटमेंट हिस्ट्री को हम लोग देखते हैं, उन ड्रग्स को देख के हमें आइडिया लग जाता है कि हाँ, ये फीड करा सकती है कि नहीं करा सकती है। मैम, जैसे इस समय कोरोना की तीसरी लहर और इसका जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन काफी भयानक है, तो ऐसे में जो कैंसर पीड़ित महिला है और जो आईवीएफ का ट्रीटमेंट ले रही है, अगर वो कोरोना पॉजिटिव हो जाती है तो उनको कैसे आप ट्रीट करती हैं? देखिए, आईवीएफ स्टिमुलेशन में जब हम इंजेक्शन स्टार्ट करते हैं पेशेंट का, तब हम कोविड का टेस्ट करवाते हैं और फिर जब हमें ओवम पिकअप करना होता है, उसके पहले हम कोविड का टेस्ट कराते हैं। अगर अनफॉर्चुनेटली वो कोविड पॉजिटिव हो जाती हैं और तो हम अवॉइड करते हैं कि हम उनका ओवम पिकअप करें, उनके सिम्टम्स को एनालाइज करते हुए। अगर सिम्टम्स खराब है, उनके लंग्स में कुछ इन्फेक्शन है, तो हम उनको अवॉइड करते हुए हम उनको ओवम पिकअप को वहीं पे कैंसिल कराना पड़ता है। आईवीएफ का ट्रीटमेंट एक इलेक्टिव ट्रीटमेंट है, ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं है। अगर पेशेंट किसी और वजह से बहुत बीमार पड़ गया है तो हमें ओवम पिकअप को पोस्टपोन भी करना पड़ सकता है, बल्कि कैंसिल भी करना पड़ सकता है। मैम, ऐसे अगर 90% महिलाएं आईवीएफ का ट्रीटमेंट कराती है तो कितने % ये सक्सेस होता है? आईवीएफ के सक्सेस रेट अब फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर से, डे 5 एम्ब्रियो ट्रांसफर से, कभी कभी किसी साइकिल्स में तो हम लोग को 70-80% तक मिल जाती है। लेकिन जो लाइव प्रेगनेंसी, बच्चे की धड़कन आ गई है, वो 40 से 50% महिलाओं में मिल जाती है। जी बिल्कुल। तो ऐसे बहुत सी महिलाएं हैं जो आईवीएफ के बारे में नहीं जानती थी, आपने उनको जानकारी दी, पूरा डिटेल में बताया, और बहुत से लोग, बहुत सी ऐसी महिलाएं, बहुत से ऐसे कपल हैं जो काफी डरे हुए हैं और इस दौरान आईवीएफ का ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से रुके हुए हैं, और वो ये जानना चाहेंगे कि इस समय कोरोना की जो तीसरी लहर आ रही है और इसका जो एक वेरिएंट ओमिक्रॉन सामने आ रहा है, तो उस दौरान आईवीएफ का ट्रीटमेंट ले सकती हैं, अगर वो लेती है तो कितना सक्सेसफुल है? देखिए, 2020, 2021 और ये थर्ड वेव कोरोना, जब 2020 में कोविड आया था नया, हम पूरा वर्ल्ड हैरान रह गया था। मैम, हम इस चर्चा को आगे बाद में बढ़ाएंगे, इससे पहले हमारे एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाह रहा था। जी, अपना नाम बताइए और अपना सवाल कीजिए, डॉक्टर साहब आपसे बात करेंगे। जी मैम, मेरा मनोज कुमार निगम नाम है, मैं बांदा यूपी से बोल रहा हूँ। जी, प्रॉब्लम ये मैम कि करीब 6-7 साल हो गए हमारी शादी हुए जी, और अभी तक कोई इशू नहीं हो पा रहा। जी मनोज जी, आपने किसी डॉक्टर को दिखाया है? हेलो।
आपने किसी डॉक्टर से सलाह ली है, परामर्श हुआ है आपका डॉक्टर से? जी हाँ, मैंने कई डॉक्टर को दिखाया मैम। तो आपके सब टेस्ट कैसे आए हैं? आपके सीमन एनालिसिस, आपकी वाइफ के टेस्ट कैसे आए हैं? टेस्ट तो मैम डॉक्टर सब यही बताते हैं कि सारे टेस्ट आपके पॉजिटिव हैं और इशू होगा करते करते मैम काफी टाइम हो गया है। आपकी वाइफ की एज क्या हो गई है? एज हमारी वाइफ की 33 है। जी मैम। मेरी सलाह है कि आप जहाँ भी बांदा में है, बांदा से आप कानपुर आ सकते हैं। आप हमसे एक बार परामर्श ले सकते हैं अपनी सारी रिपोर्ट्स ला करके, और हम जाएंगे कि क्यों क्या दिक्कत है। कई बार कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो रूटीन डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट नहीं करा पाती हैं, उन पे हम काम करेंगे और हम आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है मैम। स्वास्थ्य करने के लिए कहाँ आना होगा हमको? आपको कानपुर आना होगा, आपको हमारा वेबसाइट और एड्रेस सब मिल जाएगा। जी मैम, ठीक है मैम, थैंक यू। तो जैसे एक कॉलर हमारे बांदा से जुड़े, तो अक्सर ये प्रॉब्लम देखी जाती है कि शादी लोगों की हो जाती है, 3-4 साल बीत जाते हैं और वो इलाज कराते रहते हैं, तो रिपोर्ट में सारा सब कुछ नॉर्मल आता है, तो क्या वो डॉक्टर जो इनकी मेन प्रॉब्लम वो पकड़ नहीं पाती हैं, ट्रीट नहीं कर पाते, क्या रीजन है? देखिए रिपोर्ट में सब नॉर्मल आ रहा है, इसके बाद भी कंसीव नहीं हो रहा है। मुझे लगता है जैसे हमें कैंसर होता है तो हम एक ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, एक बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट बना हुआ है। हमारे आईज में प्रॉब्लम है तो हम आंखों के डॉक्टर के पास जाते हैं। वैसे इनफर्टिलिटी एक ऐसी प्रॉब्लम है कि हमें सीधे सीधे एक फर्टिलिटी क्लिनिक पे जाना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि जब हम एक रूटीन ओपीडी चला रहे होते हैं तो हमारे पास मल्टीपल पेशेंट्स होते हैं और सबकी मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती है। इतने वॉल्यूम ऑफ पेशेंट में हम एक इनफर्टाइल पेशेंट का या इनफर्टाइल कपल का हम प्रॉपर काउंसलिंग नहीं कर पाते। बहुत सारी ऐसी हिस्ट्री है जो हम पेशेंट से नहीं ले पाते, बहुत सारे ऐसे टेस्ट है जिन पे हम गौर नहीं कर पाते, इसलिए कई बार एक रूटीन ओपीडी में ये चीजें मिस हो जाती हैं। जब भी कोई निसंतान दंपति हमारे पास आता है, उसकी हम काउंसलिंग में लगभग 20 से लेकर के 30 मिनट्स लगाते हैं और हम उसकी प्रॉपर केस को समझते हैं। कुछ बेसिक टेस्ट वाइफ के करवाते हैं जिसमें उनका अल्ट्रासाउंड, उनके हार्मोनल टेस्ट और हस्बैंड का सीमन एनालिसिस और वाइफ की फैलोपियन ट्यूब्स का स्टडी। ये कुछ 4-5 चीजों से हमें लगभग अपने केस का पूरा समझ में आ जाता है कि इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, और ये तभी पॉसिबल है जब हम उस पेशेंट के साथ टाइम लगाएं। मैम अगले कॉलर हमसे और जुड़ चुके हैं। हेलो। हाँ जी, डॉक्टर साहब से बात हो जाएगी? जी, बात कीजिए, अपना नाम बताइए और डॉक्टर साहब से अपना सवाल पूछिए। शैलेन कुमार नाम है मेरा। जी शैलेन कुमार जी, आपकी क्या समस्या है? समस्या ये है कि 7 साल ब्याह हो गए जी, और अभी तक किसी प्रकार का कोई विश्वास नहीं मिल रहा। सारी जांचें आप सब कुछ करवा चुके हैं। जी आप डॉक्टर से बात कर रहे हैं, आप उनको अपनी समस्या बताइए और बताइए आपने डॉक्टर को कब दिखाया था, क्या क्या जांच कराई थी और जांच में क्या कुछ आया था निकल कर? डॉक्टर को हमने दिखा चुके हैं जी, उन्होंने बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट दे दी है। मैम इनके साथ भी वही प्रॉब्लम है कि इन्होंने डॉक्टर को दिखाया है, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई, लेकिन इसके बाद भी इनकी वाइफ कंसीव नहीं कर पाई है। देखिए समस्या यहाँ पे ये है कि मुझे लगता है कि हम लोग को आपके केस को और गहन स्टडी करना पड़ेगा। आपके जो भी रिपोर्ट्स आपने करवाई हैं, आपकी सीमन जांच, आपकी ट्यूब्स की जांच, आपकी वाइफ की हार्मोनल स्टडी और आपकी वाइफ की उम्र, सब पे हमें गौर करना पड़ेगा। तो बेहतर ये होगा कि आप अपनी रिपोर्ट्स हमसे शेयर करें या आके हमें विजिट करें, ताकि हम आपके केस को प्रॉपरली स्टडी करके फिर एक निष्कर्ष आपके लिए निकाल सकें। जी आप और कुछ जानना चाहेंगे? हेलो जी, आप और कुछ भी जानना चाहते हैं? आप डॉक्टर साहब से बात कर रहे हैं, आप और भी कुछ जानकारी लेना चाहेंगे? जी बिल्कुल, सवाल कीजिए अपना। कहाँ आना पड़ेगा? आपको कानपुर आना पड़ेगा, स्वरूप नगर प्रावी टेस्टी बेबी सेंटर में। कानपुर में? जी। हेलो। तो मैम ये हमारे कॉलर से अक्सर, अब आपने देखा कि आपके सामने कई ऐसे पेशेंट आए हैं जिन्होंने बोला कि ये रिपोर्ट सारी नॉर्मल आ रही है, इसके बाद भी उनकी वाइफ कंसीव नहीं कर पा रही है, तो इनको आप आईवीएफ के लिए क्या सलाह देना चाहेंगी? और सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि जैसे
शादी होती है 4-5 साल बीत जाते हैं, कई लोग ऐसे हैं कि उनको 10 साल 15 साल हो जाते हैं और वो संतान सुख नहीं पा रहे, तो उनके लिए क्या आईवीएफ का ट्रीटमेंट सक्सेसफुल रहेगा अगर वो 10 साल या 15 साल बाद ये ट्रीटमेंट शुरू कराते हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं रहेगा। जब भी हमारे पास कई ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो 10 साल 15 साल 18 साल 20 साल शादी के बाद आते हैं, तो हम उनके लेटेस्ट कुछ टेस्ट और उनकी एग्जामिनेशन, उनके अल्ट्रासाउंड्स के बाद हमें ट्रीटमेंट प्लान उनके लिए डिसाइड करते हैं और उसके थ्रू आगे बढ़ते हैं। डेफिनेटली सक्सेस के चांसेस होते हैं। तो मैम ये अक्सर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, कितने लोगों की कॉल आई जो बताते हैं कि हम इतने दिनों से ट्रीटमेंट करा रहे हैं, रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ रही है, या तो डॉक्टर जो है वो रीजन नहीं पकड़ पाते हैं, या फिर महिला या पुरुष का भी कुछ होता है कि पुरुष में कोई कमी है या महिला में कमी है, तो इसकी क्या कुछ अलग से जांच की जाती है? बिल्कुल, मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में देखा है कि कई बार एक फीमेल का ही टेस्ट पे टेस्ट और मेडिसिन पे मेडिसिन चल रही होती है। हस्बैंड का सीमन टेस्ट में भी 6 महीने या साल भर डॉक्टर के पास निरंतर जाने के बाद होता है जी, और तब हमें पता चलता है कि हस्बैंड के सीमन में प्रॉब्लम थी जी। और एक और प्रॉब्लम देखते हैं कि हम एग बनने की मेडिसिन दे रहे होते हैं महिला को, हस्बैंड का काउंट भी ठीक होता है, लेकिन हम वाइफ का ट्यूब्स का टेस्ट ही नहीं करवाते, वो मे भी 6 महीने या साल भर बाद करवाते हैं। अगेन क्यों? क्योंकि हमारे पास 100 पेशेंट में से एक ऐसा पेशेंट है जिसको ये प्रॉब्लम है, तो ऑटोमेटिकली हमारा ध्यान उस पर ज्यादा नहीं जाएगा। जी मैम, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, इससे पहले एक कॉलर हमसे जुड़ गए। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ मैडम नमस्ते। आप टीवी पे मैंने देखा आपको। जी जी। अभी देख रहे हैं जी। हेलो। जी जी, डॉक्टर साहब से बात कीजिए, अपना सवाल बताइए, अपनी समस्या का समाधान पाइए। बताइए क्या सवाल है आपका, क्या समस्या है आपको? मैडम मेरी शादी को 22 साल हो गए। हाँ जी। ये ट्यूब खराब बताते हैं जी। टेस्ट कराया है और आईवीएफ का इलाज भी कराया बगल में वहीं पे स्वरूप नगर में जी में जी। तो कंसील नहीं हुआ था मैडम। तो इनकी शादी के 22 साल हो गए, इनका जो ट्यूब है उसमें प्रॉब्लम बताई है, तो इनकी समस्या का समाधान। आपकी एज क्या हो गई? एज मेरी 43 है। 43 है। क्या आपको मासिक आता है, माहवारी आती है? बिल्कुल, आपकी खूब अच्छे से 3 दिन होती है। जी बहुत अच्छी बात है। तो आपका मेरी सलाह ये कि पीरियड्स के 2nd 3rd डे आपको आना होगा। आपको एक बार हम देखेंगे, आपका अल्ट्रासाउंड करके देखेंगे और कुछ आपके हार्मोनल टेस्ट कराएंगे, फिर आगे आपके इलाज को डिसाइड करेंगे कि कैसे आगे बढ़ना चाहिए। अब मोस्ट प्रोबेबली आपको इस उम्र में आईवीएफ की ही आवश्यकता है। जी। तो मैम जैसे इन्होंने बताया कि इनकी शादी के 22 साल हो गए, इनके ट्यूब में प्रॉब्लम है और उनका पीरियड्स भी नॉर्मली जैसे आता है, मंथली आता है, 3 डेज का आता है, तो इनके लिए क्या कुछ आप सलाह करेंगे आईवीएफ के लिए, और क्या अलग से ट्रीटमेंट, क्योंकि 22 साल शादी के हो गए, ट्यूब में प्रॉब्लम है और पीरियड भी नॉर्मली इनका आता है? अगर ट्यूब में प्रॉब्लम थी तो नेचुरल प्रेगनेंसी आने के चांसेस तो लगभग ना के बराबर थे जी। और ये 22 साल डिले डॉक्टर की तरफ से नहीं हुआ, ये 22 साल डिले उस दंपत्ति से की तरफ से हुआ है कि हम आईवीएफ की तरफ आगे बढ़े कि ना बढ़े। उसकी प्रॉब्लम है इतनी ज्यादा जो मिथ्याएं हैं। पहली बात तो ये आईवीएफ में इनको सबको लगता है कि बहुत महंगा इलाज है। हम ये नहीं सोचते अगर हम उसको अपने कितना टाइम वेस्ट हो रहा है उसमें कैलकुलेट करें, कितना हम पैसा और एनर्जी छोटे छोटे इलाज में वेस्ट कर रहे हैं, अगर हम उसको अकमलेट करेंगे तो आईवीएफ का डबल होगा वो जी। लेकिन होता कि वो इकट्ठे होता नहीं है तो पेशेंट करते रहते हैं। और तीसरी मिथ्या क्या होती है कि आईवीएफ में पता नहीं किसका बच्चा डाल देंगे जी। तो ये इन मिथ्याओं की वजह से आईवीएफ का इलाज एक तरह का टैबू है कि हम आईवीएफ के इलाज के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है जो डॉक्टर की गलती नहीं, खुद गलती इन लोगों की होती है। काफी टाइम ले लिया, हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, इससे पहले एक कॉलर हमसे और जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। मुझे पता करना था, मुझे आईवीएफ कराना है, कितना खर्चा लगेगा उसमें? जी, आप अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रही हैं? मैं निधि बोल रही हूँ। जी, तो मैम निधि जी बोल रही है, उनका सवाल है ये आईवीएफ ट्रीटमेंट कराना चाहती है, तो कुल कितना खर्चा आएगा? देखिए आईवीएफ का ट्रीटमेंट है वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। आईवीएफ कई बार हम सेल्फ एग लेते हैं, कई बार हमें डोनर एग लेना पड़ता है, तो बिना हम पेशेंट देखे उसके केस को समझे हमारे फाइनेंशियल काउंसलर्स किसी भी चीज का खर्चा नहीं बता पाते हैं। तो निधि जी आप जहां से भी बोल रही हैं, आप अपने पास के आईवीएफ सेंटर में जाइए, अपने केस को वहाँ डिस्कस करिए, अपने रिपोर्ट्स को डिस्कस करिए, तभी आपको खर्चा सही से कोई बता पाएगा।
तब भी मैम थोड़ा बहुत आइडिया तो दे दीजिए कितना होगा। एक आईवीएफ साइकिल का जो सिंगल साइकिल का मोटा-मोटी खर्चा आता है वो 85,000 का आता है और इंजेक्शंस उसके ऊपर थोड़े बहुत जो लगते हैं तो 1.5 लाख के अंदर आपकी एक आईवीएफ साइकिल संपन्न हो जाती है। मैम जैसे ये जानना चाह रही थी कि आईवीएफ के पूरे ट्रीटमेंट में खर्चा कैसे आता है। आपने बताया कि ये पेशेंट देखने के बाद, ऐसा भी कुछ है कि आप पेशेंट को देखने के बाद उसकी जांच करने के बाद बता पाएंगी कि ये इसमें पूरे ट्रीटमेंट में क्या खर्चा आएगा? इसका रीजन बिल्कुल हमारे काउंसलर्स को हम बता देते हैं कि भाई इस पेशेंट का ये ट्रीटमेंट प्लान है, उसके अकॉर्डिंग उसका खर्चा हमारे काउंसलर्स बताते हैं उनको। क्योंकि आईवीएफ सिर्फ आईवीएफ एक वर्ड है, उसके अंदर बहुत सारी ट्रीटमेंट पैटर्न्स है जिसके लिए हमें आगे बढ़ना पड़ता है। कई बार हमें आईवीएफ के पहले लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी की आवश्यकता होती है, तो इसलिए पेशेंट को देखे बिना एक डॉक्टर और एक आईवीएफ सेंटर कोई भी अंदाजा नहीं दे पाता। जी बिल्कुल मैम, इससे पहले हम बात कर रहे थे कोरोना को लेकर कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आईवीएफ का ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं लेकिन कोरोना के डर से वो नहीं लेना चाह रहे, तो आप उनको क्या एडवाइस करना, क्या सलाह देना चाहेंगी कि उनको इस समय ट्रीटमेंट कराना चाहिए या थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, इंतजार करना चाहिए? देखिए जो समस्या कोविड से ज्यादा हमें दिख रही है वो ये कि एग क्वालिटी बहुत जल्दी से खराब हो रही है, स्पेशली एशियन महिलाओं की। तो मुझे लगता है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। अगर कोविड का टाइम है तो भी अगर कोविड गाइडलाइंस फॉलो हो रही है। मैम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, इससे पहले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो। हाँ जी मैम मैं राहुल बोल रहा हूँ, मुझे मैडम से बात करनी थी। जी राहुल जी बात कीजिए। राहुल जी अपना सवाल कीजिए, डॉक्टर साहब सुन रही हैं। जी मैडम मुझे ये पूछना था कि मैंने अपने सीमन की जांच कराई थी तो उसमें शुक्राणु नहीं आया था, तो डॉक्टर से कंसल्ट किया था। डॉक्टर ने बताया कि टीजा के द्वारा आईवीएफ का इलाज संभव है, तो वही टीजा के लिए जानना था। बहुत अच्छा सवाल है राहुल जी आपका। जब शुक्राणु नील होते हैं उसकी दो समस्या होती है, या तो हमारे टेस्टिस अंडकोश में शुक्राणु नहीं बन रहे होते या वो अंदर प्रोड्यूस हो रहे होते और वो किसी कारणवश कोई नस दबी होती है जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया कहते हैं, उसके द्वारा बाहर नहीं आ पा रहे होते। जो ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट्स हैं इनमें टीजा के द्वारा 70% संभावना होती है कि हमें अच्छे क्वालिटी का स्पर्म मिल सकता है और आप अपने स्पर्म द्वारा अपनी वाइफ के एग्स के द्वारा अपना ही जेनेटिकली ओन बच्चा पा सकते हैं। जी मैम थोड़ा सा मैम टीजा के लिए बताइए मैम, टीजा होता क्या है? टीजा एक डे केयर प्रोसीजर है, ये बहुत बड़ा कोई ऑपरेशन नहीं है। इसमें आपका स्काल्प वेन नाम की बिल्कुल महीन सी नीडल होती है जिसको हम अंडकोश में 4 प्रिक लगा करके 4 जगह पे हम उसको पियर्स करके वहां से अंदर टिश्यू एस्पिरेट करते हैं। उसी वक्त हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट उसको स्टडी करते हैं और जो उसका स्पर्म मिलता है उस स्पर्म को और अच्छे से लैब में प्रिपेयर करके एग के साथ फर्टिलाइज करते हैं। मैम जब इंजेक्ट करते हैं तो उसमें फिर पेन नहीं होता होगा? वो आपका अंडर एनेस्थीसिया होता है, लोकल एनेस्थीसिया प्लस थोड़ा सा सडेशन दे देते हैं, आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होता, कोई कट नहीं होता, कोई चीजा नहीं होता। आप अगले दिन से अपने ऑफिस जाके अपना काम कर सकते हैं। अच्छा अगले दिन से मैम काम शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। जी मैम, तो अब इनको आपने इनकी समस्या का समाधान बताया। इससे पहले हम बात कर रहे थे कि जो लोग हैं वो कोरोना के दौरान आईवीएफ का ट्रीटमेंट कराना चाह रहे हैं लेकिन इसके डर से नहीं कराना पड़ रहा, तो लास्ट में हम यही चाहेंगे कि आप उनको क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे? देखिए कोविड तो है, कोविड 2020 में था, 21 में था, 2022 में भी दिख रहा है, आने वाला है। तो अब इससे हमें प्रिकॉशंस लेके अपनी नॉर्मल जिंदगी को आगे बढ़ाना है और कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हुए आईवीएफ सेंटर में आप जा सकते हो। आईवीएफ सेंटर जनरली जहां भी बने होते हैं वो मल्टी स्पेशलिटी से थोड़ा अलग होते हैं, वहां पे मिक्सिंग ऑफ क्राउड्स बहुत कम होती है, कोविड गाइडलाइंस फॉलो होती हैं और आप अपना आरटीपीसीआर टेस्ट करा करके अपनी आईवीएफ स्टिमुलेशन को आराम से शुरू करवा सकते हो, ओवम पिकअप करवा सकते हो, एम्ब्रियोज बना सकते हो, एम्ब्रियोज अपने फ्रीज करवा सकते हो, ताकि कम से कम आपका जो एग क्वालिटी कमजोर हो रहा है उसका टाइम आपका वेस्ट ना हो। तो आप आगे बढ़िए, कोविड से डरने का नहीं है, वैक्सीनेशन लेना है और सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हुए अपनी नॉर्मल जिंदगी को आगे बढ़ाना है। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे स्टूडियो में आई और आपने लोगों को बताया कि आईवीएफ क्या होता है, इसके ट्रीटमेंट में कुल कितना खर्चा आता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके शादी के 10 साल 5 साल हो गए और वो संतान सुख नहीं ले पा रहे हैं। तो आज हमने डॉक्टर साहब से मुलाकात कराई, उन्होंने आईवीएफ के बारे में बताया। अगर आप भी संतान सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब से मिलिए और आईवीएफ का ट्रीटमेंट करवाइए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, अब देखते रहिए एबीसी न्यूज। खबरों की दौड़ में खुद को आगे रखने के लिए अभी YouTube पर सब्सक्राइब करें ABC News।
मीडिया। और हाँ, सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।